मेहनत भी मेरी जो जेन्युइन हॉबी थी, मैंने तो उसके अंदर वही लिखी थी। अमूमन जो है आप जेन्युइन हॉबी कुछ होती नहीं है, देखो सीधी सी बात ये, हॉबी नाम की कोई चीज होती नहीं है। और रही सी अगर आपकी हॉबी होती है ना, तो यू आरपीएससी की जो तैयारी है वो इतनी खराब और इतनी गंदी है कि आपकी हॉबी अगर है पहले से तो भी उसको छुड़वा देती है। तो फिर मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं 90% केसेस के अंदर बच्चे जो हॉबी बनाते हैं, छोटी मोटी बनाते हैं या छोटा मोटा जिसमें इंटरेस्ट होता है वो देख लेते हैं। तो वो कोई सी भी आप जो भी आपकी इच्छा वो बना लेना, क्रिकेट हो गया आपका, कोई दूसरा गेम, डायरी राइटिंग, आपका नॉवेल रीडिंग, ठीक है, जो भी आपको योगा, मेडिटेशन, ठीक है, इस तरीके कुकिंग, ये जो भी आप करना चाहते हो करो। मेरी जो हॉबी थी वो तो था खो खो खेलना और यूट्यूब वॉचिंग, और ये दोनों मेरी जेन्युइन है। तो इसके अंदर बस मैंने फुटबॉल भी था, लेकिन मैंने फुटबॉल इसलिए नहीं लिखा कि भाई कॉमन सा हो जाता है, तो इसलिए कि भाई तो थोड़ा सा आई कैचिंग रहे चीज। तो एक तरफ तो ये हो जाता है कि भाई उसके अंदर लिखने के पीछे, दोनों लिखने के पीछे पर्पस ये था कि भाई एक तरफ आप ये दिखाते हो कि भाई आप रूट्स के साथ में जुड़े हो, भाई तुम खो खो खेलते हो, खो खो और कबड्डी बिल्कुल देसी गेम हो गए। और दूसरी तरफ जो आपका कि भाई आप टेक्निकल एडवांस लेवल पर भी आप थोड़ा सा रहते हो, भाई आप यूट्यूब वॉचिंग, तो वो था। ये तो बहुत सिंपल से, हॉबी का कोई इतना टेंशन होता नहीं है। बस ये है कि कोई ब्लंडर मत करो, मतलब ऐसी सी हॉबी मत उठाओ जो थोड़ी सी भारी पड़ती है। जैसे अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो ना वो योगा, सब योगा एंड मेडिटेशन वाला वो ले लेते हैं। यार पागल हो गए हो क्या? वो सामने डोकरे बैठे हैं तुम्हारे, वो पूरे दिन यही करते रहते हैं, हाथ में ऊपर करते रहते हैं, तो उनको सब पता है, तुमसे कहीं ज्यादा पता है। तो तुम रट के भी कितना भी पढ़ के कितना भी कर लो यार, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो सुबह सुबह 2 घंटे यही करते हैं, वो बाबा रामदेव के सामने वो भी बैठ जाते हैं, उनकी तरह करते रहते हैं। तो भाई मेरे को यूं लगता है कि मेरे हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए। बागवानी, ठीक है, जी सर बागवानी, अरे तो वो डोकरे यही करते हैं, बागवानी ही करते रहते हैं, तो वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर उनके बारे में, चीजों के बारे में जानेंगे। अपने तो वो लोग जो सेफ साइड में रहे, जिसके अंदर आप जो है अच्छा, अब झूठ भी नहीं हो, काइंड ऑफ आपका इतना भी झूठ नहीं हो, और आपका नॉलेज जो है वो हमेशा उनके बराबर या उनसे ऊपर ही हो। अभी खो खो खेलना है तो उसके अंदर जितने क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो सारे मैंने तैयार कर लिए थे। यूट्यूब को लेकर के जो भी मोटा मोटी चीजें होती है जो जनरल स्टडीज के लेवल पे पूछी जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो पता ही है अपन को क्या पूछेगा क्या है। कोई फैक्ट्स पूछेंगे भी, यूट्यूब जो है इसकी खोज किसने करी थी, किसने बनाया था, क्या है, कौन सा इसका पीछे टेक्निक कौन सा काम करता है, वो आपका देख लो आप। उसके बाद में तो यही है कि इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप इसको प्रशासन के अंदर कैसे यूज करोगे, एज ए हॉबी आप इसको कैसे वो कहते हैं यूज कर लोगे प्रशासन के अंदर, या क्या है, वो चीज हो जाती है। और नहीं है तो खो खो था, तो खो खो के अंदर भी आपका सीधा सा ये रहता है कि भाई पहली चीज आई कैचिंग हो जाता है कि यार खो खो खेल रहे हो, मतलब इस टाइम के अंदर मेरे से खो खो, मेरे से हॉबी में पूछे गए थे भाई, और भगवान का बहुत दया है कि उन्होंने पूछे मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, तो वो फिर अपन ने पहले से तैयार किए हुए होते थे, अच्छे आंसर से देते, उन्होंने बस एक ही था जहां पे मैं अटका क्वेश्चन के अंदर, वो उन्होंने कहा कि भाई कोविड टाइम के अंदर आपने जो है वो फिर खो खो कैसे खेला, अपनी हॉबी को कैसे परस्यू किया। मैं फिर सर, मैंने कहा सर, वो कहते ना हमारे जो आसपास दोस्त हुआ करते थे, हम 3-4 दोस्त थे, हम ही मिलके खेल लेते थे। हाँ तो होता है, ये तो होता है भी, आपका अगर पूरा कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो आप जैसा तैसा है कोरम उससे काम चलाते हो, तो यूं करके बोल दिया था। तब उनको लग भी गया वो झूठ बोल रहा है ये। पर ठीक है ना भाई, उस तरीके से बोला था कि उतना भी सरासर झूठ ना लगे, तो कह देते थे सर, इतना हो जाता था। फिर वो कहते थे और फिर ये भी बोला कि सर उसके अंदर हम ये पूरा ध्यान रखते थे कि वो जो क्या बोलते हैं अपना नाइट कर्फ्यू या इस तरह की कोई चीज जो है उसका उल्लंघन नहीं हो। मोस्ट टाइम पे तो यही लगा हुआ था, इस कारण से वो नहीं हो पाया था। तब मैंने मेरी दूसरी हॉबी जो उसको परस्यू किया था, यूट्यूब वॉचिंग, वो खूब किया था। और जब जब भी मौका मिलता था आउटडोर का तो हम खो खो खेल लिया करते थे। और फिर छोटे से शहर से हैं तो वहां पे हो जाता है कि सर खो खो वाला, खो खो के लिए मिल जाते हैं, अरे हाँ सर पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं 2-4 बच्चों को पकड़ लेते हैं, इधर उधर से कर लेते हैं। तो हॉबी का इतना इशू नहीं है, बस ये एक ब्लंडर नहीं करना था। अब कुकिंग और ये जो होता है ना, ये थोड़े भारी होते हैं। नॉवेल रीडिंग, अब नॉवेल रीडिंग के अंदर यार आप कहाँ पे डिफेंड करोगे, क्या करोगे, अगर वास्तव में जेन्युइन नहीं है तो अच्छी बात। और क्रिकेट और ये जो होते हैं ये बहुत बोरिंग, मतलब वैसे से आपकी हॉबी हो जाती है जिसमें से फिर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं सामने वाला, क्योंकि हर दूसरे लड़के का जो है वो आपका हॉबी जो है वो क्रिकेट है, हर दूसरे लड़के का। और हर दूसरी गर्ल जो होती है या तीसरी जो गर्ल होती है कैंडिडेट होती है, उसका जो है वो कुकिंग या डायरी राइटिंग होता है या नॉवेल रीडिंग होता है। लड़कियां पढ़ना ये लिखना उनके थोड़ा सा ज्यादा रहता है, अपने जो है वो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप लिखते हो ऐसा डायरी राइटिंग या नॉवेल राइटिंग, सॉरी नॉवेल रीडिंग, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है। गर्ल से कहता नहीं, ये नॉर्मल लिया जाता है कि यार ठीक है वो सबका यही है। तो इसलिए उतना कॉमन भी हो तो नहीं हो, तो उतना भी कहता अफलातून भी नहीं हो, तो बहुत वो सोच समझ के और थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में आइडिया हो, खेला हुआ होता है ना, तो प्रैक्टिकल जो चीज होती है। एक और चीज ध्यान रखना भाई, आपके भले मेंस के लेवल की बात हो, भले आपके इंटरव्यू के लेवल की बात हो, आप मूर्ख नहीं बना सकते सामने वाले को, ये फैक्ट है। देखो इस चीज को पूरी लाइफ के हिसाब से ना एक चीज को समझना, खुद को
होशियार समझने में कोई दिक्कत नहीं, तुम खुद को डेढ़ होशियार समझो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, लेकिन सामने वाले को मूर्ख मत समझो। ये गलती कभी मत करो। ठीक है, आप जब ये समझ लेते हो मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ या फिर ये हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, पर सामने वाला मूर्ख है, मैं उसको बना लूंगा। अरे नहीं बना पाओगे, वो तुम्हारे सामने जो बैठे ना, तुम जैसे दिन के अंदर ना वो 100 को निकालते हैं तुम जैसे, तो आपकी ना एक एक छोटे से छोटा झूठ जो होता है ना वो उनको पता चलता है। ये एग्जैक्टली वैसे है कि जब अपन 8वीं क्लास के अंदर अपने पापा के सामने कहते हैं झूठ बोलते थे ना, इतना लेट कैसे हुआ, तो पापा साइकिल पंचर हो गई थी। पापा को कहते पता नहीं है साइकिल तुम्हारी कैसी पंचर होती है, तुम क्या कर रहे थे या क्या है, या कि कपड़े मैले कैसे हुए, तो पापा मैं बस वो गिर गया था। पापा को पता नहीं है कि तुम लड़ करके आ रहे हो, कपड़े फट गए या कुछ भी है। या फिर रुपए गायब होते थे, कईयों ने करे में रुपए गायब, पापा को मेरे को तो पता ही नहीं है। वो कहता पापा के मैंने नहीं किया, तेरे मम्मी ने नहीं किया, तो बच्चा तो पीछे तीसरा चौथे जीव तुम दो ही हो, तुम में से किसी ने किया, सीधी सी बात है। और कौन है, अपने कहते पापा नहीं हमारे को नहीं पता। या फिर वो कहते हैं कुछ खा पी लिया, कोई चीज रखी हुई होती थी मेहमानों के हिसाब से, ठीक है मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता ही था पहले, और तुमने उसको निपटा डाला। अब वो जिस दिन, और घर वाले भी उस पर ध्यान नहीं देते, अब वो तो जिस दिन मेहमान आता है तो उस दिन खोलते हैं वो बर्तन, अल्ले ये क्या है। तो फिर जब अब उस टाइम पे तो घर वाले अब क्या बोले, वो चले जाते हैं। उसके बाद में आपकी वो कहता है ना इंटेरोगेशन शुरू होता है, तब अपन कहते हैं नहीं मेरे को तो पता ही नहीं ऐसा वैसा। घर वालों को साफ पता चलता है जिस हिसाब से वो फाड़ा हुआ होता है ना। एक बड़ा व्यक्ति जो है वो रैपर को जैसे फाड़ेगा, एक बच्चा जैसे फाड़ेगा, रात दिन का फर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी कारण से अपने को अपन उनको कभी नहीं चरा सकते भाई, कभी नहीं बना सकते। तो इस हिसाब से, और जेन्युइन आपको वहां पे इंटरव्यू रखो, बहुत सही हो जाता है भाई। कई बार क्या होता है कि ओवर स्मार्ट जब आदमी बनता है तो फिर वहां पे यार वो लपेट देते हैं, बढ़िया से लपेट देते हैं। और फिर एक जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बताऊं, रियल बात बताऊं भाई, मेरे को नहीं लगता कि आज दिन तक किसी को भी ये पता चला है कि इंटरव्यू के अंदर नंबर कैसे मिलते हैं। कोई नहीं जानता। तो अब कोई कुछ नहीं जानता तो बस वो क्या बोलते हैं, सब ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। अगर पर्सनालिटी का टेस्ट होता है तो मेरे से बेहतर कई 50 पर्सनालिटी वाले आए होंगे, उनको नहीं मिलते नंबर, नहीं मिलते। कोई कहता है नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो वो तो पूछते हैं भाई, नॉलेज के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, सब कुछ, मतलब पता नहीं क्या होता है। बस मेरे को इतना लगता है सामने वाले को ना तुमसे अच्छी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, बस तुमसे अच्छी अच्छी फीलिंग आ गई जिस चीज के हिसाब से, तो वो तुमको नंबर दे देगा। और तुमसे अच्छी फीलिंग नहीं आई, तुम भले हो गए कोई तूफानी हो गए, ठीक है पर्सनालिटी होगी तुम्हारी, पर कोई चीज चुभ गई उसको, सामने वाले को चुभ गई तुम्हारी, या कोई तुम्हारा कोई कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, वो तुम्हारे को रगड़ देगा या तुम्हारे को एवरेज मार्क्स दे देगा। तो अभी तक किसी ने मेरे को तो नहीं लगता कोई क्वांटिफाई इस चीज को कर पाया है कि इंटरव्यू के अंदर मार्क्स कैसे मिलते हैं, कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड है कि पर्सनालिटी बेस्ड है, और नॉलेज और पर्सनालिटी दोनों है तो उनका मिक्सचर क्या है, 50% ये है 50% ये है, ऐसा कुछ ही नहीं। अब यूं तो बोलने को कुछ ही बोल दो, नॉलेज और पर्सनालिटी जैसे ही तुमने बोल दिया फिर पीछे बचा ही क्या, आ गया सब कुछ तो आ गया उसके अंदर आपका। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, पर फिर भी ओवरऑल ये है कि साहब आप वहां जाकर के आओ, आपको भी अच्छा फील हो, और जब आप वापस आओ तो सामने वाले जो है वो भी अच्छा फील करें। बस इतना सा हिसाब किताब होता है, उसके अंदर आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकता। आप बस जेन्युइन होने चाहिए जो चीजों को लेकर के, और थोड़ी सी प्रैक्टिकल आपके पास में थ्योरेटिकल नॉलेज हो, लेकिन अप्रोच आपकी प्रैक्टिकल हो। आपको पता है कि साहब वो कहता है बहुत ईमानदारी ये वो खूब आप बात करते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्चुअली होता है कि 4 जने हैं भाई आपके। आरएएस का जो इंटरव्यू होता है, का एसआई का जो इंटरव्यू होता है, उसके अंदर 4 या 5 जने बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट भी बैठ जाता है, 4 ही बैठते हैं, पर उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है। और जो आपका आरएएस होता है उसके अंदर 4 जने बैठते हैं, जिसमें से एक तो आपका आरपीसी का मेंबर हो गया, वो तो उस बोर्ड का चेयरमैन हो गया, और बाकी 3 जने और होते हैं। और इन 3 में से एक जो होता है ना, वो आपका कॉलेज का प्रोफेसर या लेक्चरर, मतलब एचओडी टाइप के, उस टाइप के होते हैं, जो स्कॉलर आदमी होता है, एक्सपर्ट आदमी होता है किसी सब्जेक्ट वब्जेक्ट और मतलब स्टडीज को लेकर के। वो तो एक तो वो होगा, और 2 जो होंगे ना वो फील्ड के होंगे, आईएएस या आरएएस होंगे, सॉरी आपके आईएएस या आईपीएस होंगे, और फील्ड में काम कर रहे होंगे, या कोई इक्का दुक्का कोई रिटायर भी हो सकते हैं। आज के टाइम के अंदर तो जो वर्किंग आईएएस होते हैं ना उनको बुलाते हैं, आईएएस और आईपीएस को बुलाते हैं भाई। ठीक है, और बकायदा उनका ऑफिशियल रहता है। तो आप उस दिन देख लोगे, जिस दिन आपका एंट्री होगा ना, वहां पे गाड़ियां आती हुई आप देख लोगे, लाल बत्ती की गाड़ियां, आगे 2-3 स्टार लगे हुए हैं या कुछ लगे हुए, तो आपको पता चल जाएगा जैसे आपके डीजी रैंक कितना, आपका आईजी रैंक का कोई आईपीएस आया है या कोई वो है इसके अंदर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस अब वो जाता किसके बोर्ड के अंदर है वो एक अलग बात है, बट आते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ना थोड़ा सा स्मार्ट काम करना होता है, देखो ओवर स्मार्ट नहीं बनना होता। मेरे को जितनी चीज समझ में आई ना वही है, आप जेन्युइन रहो, आपको जो चीज आती है जिस हिसाब से आती है, ज्यादा ओवर स्मार्ट उसके अंदर मत बनो, बस थोड़ा सा पहले से आप तैयारी करके जाते हो। एक तो ये देख लो कि आपका जो बोर्ड मेंबर है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड जो उसका रहा होता है, तो उसके अंदर उसके साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो उससे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन उस फील्ड से अगर उसने क्वेश्चन पूछे ना तो उसमें ब्लफ मत करना, वो रगड़ देगा तुम्हारे को। अगर तुमने ब्लफ कर दिया, ब्लफ करना समझते हो,
कि तुमको नहीं पता लेकिन तुमने फिर भी उसके अंदर ना तुक्का मार दिया, तुमने ये सोचा कि सामने वाले ने जस्ट क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है इसको खुद को इतना डीप नॉलेज नहीं हो, तो ये गलती नहीं करनी। बाकी के अंदर भी ब्लफ मत करो, लेकिन वहां पे तो ऐसे जगह पे तो बिल्कुल भी ब्लफ मत करो। तो एक तो एजुकेशन बैकग्राउंड अगर उसको आपको पता है ना, और उसने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया हुआ है, सर्व किया हुआ है, वहां के क्वेश्चन से उनको बहुत प्रॉपरली डील करो। अगर नहीं पता तो सॉरी बोल दो वहां पे, सिंपल सा ये फंडा है। और दूसरी चीज जो है, उसका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, कि वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में अपॉइंट हुआ है या फिर आपका बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे अपॉइंट हुआ है। तो वैसे आपको पॉलिटिकली अनबायस्ड दिखना है, लेकिन अनबायस्ड मतलब बायस्ड होते हुए भी आपको अनबायस्ड दिखना है। बायस्ड होते हुए का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको ना, अगर बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम का है वो अपॉइंटेड, तो आपको ना राष्ट्रवाद का हल्का फुल्का पुट उसके अंदर देना ही पड़ेगा। नेशन फर्स्ट टाइप का जो होता है ना, राष्ट्र सर्वोपरि ये वो, तो इस तरीके की कोई बात आपको करनी ही पड़ेगी। और बाकी ऐसा नहीं, पॉलिटिकल अलाइनमेंट मत शो करो। और जो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट का है तो उस टाइम पे आप जो है वो थोड़ा सा गरीब, और वो कहता है ना कि ये स्वराज और गांधीवादी विचार, बस ये जो है दो नाम चिपका दो बीच में, अंत्योदय बोल दो बीच में, ठीक है। तो वो क्या है कि उससे वो उनको थोड़ा सा वो फील आ जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बाकी जो है आपको ये थोड़ी सी स्मार्टनेस रखनी होती है कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछा ना वो कैसा आदमी है, और आपको उसके अपीयरेंस से और उसके क्वेश्चंस पूछने के तरीके से आपको पता चल जाएगा। जो कॉलेज के प्रोफेसर या वो जो होता है ना एचओडी टाइप के, वो छिपे नहीं रहते, उनका अलग ही एक कतन कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है। वो बैठते हैं तो वो ढीले डाले अलग तरीके से यूं बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल यूं होकर के, और तुम्हारे को वो मतलब वो, और तुमको एक आंसर दोगे ना, आपको उसकी शक्ल से पता चल जाएगा कि ये कैसा आदमी है। वो क्योंकि वो फैक्ट्स उनको चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेसर है, उसको ना वो चीजें चाहिए, फैक्ट्स और नॉलेज और वो चीजें चाहिए, वो उसी से राजी होता है। तो उसका जो आंसर होगा ना, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देते टाइम पे आप ये थोड़ा ध्यान रखो कि उसके आंसर जो है वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के वैसे से दो, ठीक है। उसके अंदर फैक्ट्स ज्यादा हो, थोड़ी वैसी सी बातें ज्यादा हो। और ये आपको वहां पे बताएगा नहीं भी कोई भी, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो चार जने बैठे ना, इनमें से कॉलेज प्रोफेसर टाइप का, उस टाइप का व्यक्ति कौन है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है वो कॉलेज प्रोफेसर ही हो, इसका मतलब ये हो सकता है वो कोई ऐसी फील्ड से है जहां पे आपके इस तरीके की नॉलेज बेस्ड जो चीजें होती है ना वो होती है। तो उसके आंसर्स आपको डिफरेंट तरीके से करने होंगे। वहीं पे जो बाकी वाले जो दो होंगे ना, वो आपके फील्ड के होंगे, वो आईएएस होंगे या फिर आईपीएस होंगे आपके, या फिर कोई सीनियर आरएएस टाइप के इस तरीके के कोई व्यक्ति होंगे जो रिटायर्ड है। और वो जो है ना, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज से कतई लेना देना नहीं है। ये जिस दिन आप खुद फील्ड में आओगे ना, उस दिन आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि लाइन के इस तरफ चीजें इंटायरली डिफरेंट है, इधर इंटायरली डिफरेंट है। चीजें जो है ना, ये जो आप बोलते हो ना प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार और ये पारदर्शिता और ये वो, जब जिस दिन इधर आओगे सब आपको ना पता चल जाएगा हकीकतें। तो उनको बहुत अच्छे से पता है। जो अभी अपन जितनी बातें यहाँ पे करते हैं ना, सुधार के जो उपाय आप लिखते हो, ठीक है, वो सब के सब झूठे हैं, उनसे कुछ नहीं होता। अगर हो रहा होता तो अभी तक हो चुका होता, तो उनसे होता नहीं है। तो वहां पे जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसके अंदर आपके आंसर्स की अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। वहां पे अगर आपने थ्योरेटिकल या वो भाषणबाजी वाली आदर्शवादी बातें कर दी ना, वो आपको देख करके बहुत हल्के से ना, आपको पता तो नहीं चलने देंगे, लेकिन ना आपको कहीं ना कहीं वो एक जगह आपको ना पकड़ में आ जाएगा। वो आपको देख के ना मन मन मुस्कुरा रहे होंगे, यार कितना भोला टाबर है ये, ठीक है, कितनी मतलब वस में उनके वो आ जाती है कि यार कि ये अफसर बनेगा यार, मतलब क्या ही होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है कि साहब इस तरीके की चीजें ऐसे ऐसे डील करेंगे, ये करेंगे। आदर्शवादी बात भी करनी है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच वहां पे ज्यादा रखनी है। जब ये थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना होता है, जहां पे नहीं आता है सिंपली सॉरी बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, देखो मैं आपको साफ बात बताऊं, जिस टाइम आप रूम के अंदर एंटर होते हो, आपके 100 में से 100 नंबर होते हैं। अब उसके बाद में जो आप गुल खिलाते हो ना वहां पे, उससे धीरे धीरे नंबर आपके जो है ना वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो जितना पूछा जाता है, जैसा पूछा जाता है, उस हिसाब से जवाब देते जाओ। और वो एक और चीज करनी होती है, फालतू काम की फड़फड़ नहीं करनी होती। अगर आप डेढ़ होशियार बनने की कोशिश करते हो, या कुछ आपके कुछ ऐसे आंसर्स जो होते हैं ना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा तूफानी आपके नहीं होते। अगर आपका बेसिक कोई क्वेश्चन है और उसका आपने आंसर नहीं दिया ना, वो ब्लंडर हो जाएगा आपका, ठीक है। होता क्या है कि मेरे को जहां तक समझ में आता है कि है ना, एटलीस्ट वो लोग क्या करते हैं कि जब आप एंटर हुए और दो शुरुआत के 5 मिनट के अंदर अंदर ही, जैसे आरएस का इंटरव्यू जो होता है वो लगभग आपका 20 मिनट से लेके 30 मिनट चलता है। जैसे मेरा जो है वो 28-30 मिनट के आसपास चला था इंटरव्यू। बाकी अमूमन जो है वो आपके 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट के बीच में चलते हैं। और मोस्ट कॉमनली आपका 20 मिनट्स के अप्रोक्स चलता है इंटरव्यू, 20 मिनट के आसपास। किसी का 19 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी किसी के थोड़े से खिंच जाते हैं 25 मिनट। मेरा जैसे 30 मिनट के आसपास चला था इंटरव्यू। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग है ना, आपके घुसते ही आपकी ना कैटेगरी डिसाइड कर देते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। उसको पता चल जाता है कि ना इस बंदे का लेवल क्या है। और वो लेवल की बात क्या है, तो कौन सा आपका 75 प्लस है,
वो आपको उसमें से एक कैटेगरी में डाल देंगे। ये आपके 65 टू 75 मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आता है, ठीक है। ये आपके 55 टू 65 और ये आपके बिलो 55, इस कैटेगरी के अंदर आपको ना वो टिका देंगे शुरुआत के 5 मिनट के अंदर ही। तो अब उससे क्या होता है, और यहाँ पे आपको ना ध्यान रखना होता है कि अगर आपने कोई ब्लंडर कर दिया ना शुरुआत के अंदर ही, कोई ब्लंडर का मतलब ये है कि आपने कोई सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने उसका आंसर आप नहीं कर पाए, तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये किसी लायक है नहीं, मतलब उस लायक नहीं, और वो आपकी कैटेगरी डिसाइड कर देंगे। और अगर उन्होंने एक बार ये कैटेगरी डिसाइड कर दी ना कि मान लो आपको इस कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया, तो अब इस कैटेगरी में आप अपना कितना भी बेस्ट भी दे दोगे ना, उसके बाद का इंटरव्यू आप कितना भी बेस्ट दे दोगे ना, तो आपके मार्क्स मैक्सिमम कहाँ जाएंगे, 75 तक ही जाएंगे। क्योंकि उन्होंने दिमाग के अंदर ना एक कैप तो बना दी आपकी, यार इसको यार ये बात नहीं पता थी यार, मतलब वो ये तो गड़बड़ हो गई। और वहीं पे कोई एक आपका आंसर ऐसा होगा जो बहुत ही मतलब बहुत सिंपल सा आंसर होगा, लेकिन वो ना उनको बहुत ही क्लिक कर जाएगा, हिट कर जाएगा, और वो तुरंत प्रभाव से क्या बात तो ये है, और वो आपको इस कैटेगरी में, या फिर भले ही तुम्हारी शक्ल सूरत इस कैटेगरी की होगी, लेकिन वो आपको इस कैटेगरी में डाल देंगे। भाई आपका अपीयरेंस वैसा नहीं है, आप जो खुद को पर्सनालिटी है, ऑफिसर पर्सनालिटी आपके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपको इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में डाल देंगे। वो बस उनको वो चीज क्लिक होनी चाहिए, वो क्लिक हो गई ना, तो वो फिर आपका अब क्या होगा कि अब आपका मिनिमम भी जाएगा ना, तो भी आपका 65 जाएगा, इधर मिनिमम भी जाएगा ना तो आपका 75 जाएगा, मिनिमम आपके नंबर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और एक बार आपकी कैटेगरी में अगर उन्होंने आपको घुसेड़ दिया ना, तो फिर उस कैटेगरी को स्विच करना बहुत मुश्किल होता है आगे वाले इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि फिर आप इसी के अंदर ऑलमोस्ट आप ना इसी के अंदर घूमोगे। तो वो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि यार ये कोई एक जगह ऐसी होती है जहां पे आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है, वो जो जगह ना वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आपका वो अच्छा हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपकी कैटेगरी जो अच्छी डिसाइड हो गई, तो फिर अगर आपका मिनिमम भी गया ना, तो इधर गया तो मिनिमम भी आपको 75 देगा वो, कि नहीं यार ये बात नहीं आई ना, कोई बात नहीं यार, लेकिन बंदे में क्लास थी, ठीक है। और खुद को एक बार इंटरव्यू की जगह रख के सोचो, पर अभी आप सोच नहीं पाओगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक फील्ड को देखा ही नहीं, आपको कतई कोई अंदाजा नहीं है। तो फील्ड में जब आप जाते हैं, हम लोग जैसे अब चले छोटा मोटा देख लेते हैं ना, तो फिर थोड़ी मेच्योरिटी रहती है, थोड़ी सी चीजों को देखने का एक अलग नजरिया रहता है, फिर थोड़ा सा हम उनके परिप्रेक्ष्य से सोच पाते हैं कि हाँ यार वो लोग ना ऐसा ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज अभी जो है आप लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं, सोच ही नहीं पाते हो कि यार वो क्या चाह रहे होंगे, क्योंकि फील्ड इंटायरली डिफरेंट है। आपके बहुत सारे आरएएस के जो टॉपर्स होते हैं ना, वो फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते भाई, वो फील्ड के अच्छे ऑफिसर्स नहीं होते हैं, वो बाद में जाकर के कोई डिपार्टमेंट और पकड़ लेते हैं, वहीं पे शांति से अपनी जॉब करते हैं। और जो बिल्कुल ये होता है ना कि पूंछड़ा पकड़ करके कोई आरएएस बन गया वो, ठीक है, उसकी 30 रैंक थी, 32-35 रैंक थी, ठीक है, और आपका मरते डूबते ही मतलब नीचे से तीसरा चौथा है वो आरएएस के अंदर, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो भाई मेरे को आइडिया नहीं है इसलिए। तो अगर वो जो होता है ना, वो जाकर फील्ड के अंदर ना मार काट मचा देते हैं, मतलब भयंकर, वो कहते हैं खुल के जिगरे के साथ वो खेलते हैं और शानदार मतलब अफसर बन के निकलते हैं। तो एक बार यहाँ से आप सेलेक्ट हो गए ना, उसके बाद में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रैंक क्या रहा, क्या चीज है, एकेडमी में तुमने कैसा परफॉर्म किया है, कुछ भी नहीं। फिर जो है फील्ड है सारा का सारा, वहां पे आप जो है चीजों को कैसे टैकल करते हो, और आपके स्पॉन्टेनियस तरीके से आपकी जो चीजों को डील करने का आपका तरीका कैसा है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि भाई आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज, वो सारी सारी जो चीजें, और ये जो आप नॉलेज यहाँ पे पढ़ते हो करते हो ना, ये कहीं न कहीं आपको, सारा तो नहीं लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज जो ना आपको कभी न कभी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। ज्योग्राफी का नॉलेज या इसका नॉलेज उसका नॉलेज सब हेल्प करता है आपको। ये गांव की कोई समस्या है, कुछ भी है, तो आपने जो अभी सॉइल्स पढ़ी है ज्योग्राफी के अंदर, वो आपको तब काम में आएगी। यार अच्छा ये सॉइल्स है यार, यहाँ पे अपन जो है इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है, तो यार के यूरिया का यूज करना है, इसका करना है, उसका करना है, यार ये करवाओ वो करवाओ। इस तरीके की जो चीजें होती है, हर मतलब ज्योग्राफी कल्चर के लेवल पे, पॉलिटी के लेवल पे आपका जो भी नॉलेज है, छोटा मोटा जो ना आपका काम आता है, हर जगह पे काम आता है। बाकी तो देखो सीधी सी बात यह है कि फील्ड इंटायरली डिफरेंट है, और पहले तो सेलेक्ट हो जाओ, बाकी बातें तो सारी सारी बात की। और इंटरव्यू देखो एक भ्रम है, सीधा से बताऊं, अभी तक मेरे को नहीं लगता कोई इसको डिकोड कर पाया है। और अपन भी जो बात कर रहे हैं, मैं भी जो कर रहा हूँ, वो सारी हवाई बातें हैं, जो मेरा एक परसेप्शन है।